नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के एक टॉपिक्स मनुष्य में पोषण अर्थात न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस क्लास का और टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसका लिंक इसमें डाल दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। आहार नाल मुख से प्रारंभ होता है, जो पीछे की ओर लंबी नली जो कुंडलित होती है उसमें खुलती है। क्या तो फ्रेंड्स, कि मनुष्य में जो आहार नाल है वो बहुत बड़ा होता है, वह कुंडलित होता है और मुख से प्रारंभ होते हुए पीछे अंत इसका गुदा पर जाके होता है। तो मनुष्य का पाचन इसी आहार नाल में होता है। मनुष्य का आहार नाल करीब 9 मीटर लंबा होता है, जो बाहर की ओर मल द्वार में खुलता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये इतना लंबा होता है, इसकी लंबाई 9 मीटर होती है और ये पीछे मल द्वार अर्थात गुदा द्वार में खुलता है। मनुष्य के आहार नाल पाचन ग्रंथियों से जुड़ी होती है, जो पाचक रस का स्राव करती है। इन्हीं की सहायता से भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मनुष्य का जो आहार नाल है वह विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, जिसके स्राव से इसके अंदर में भोजन का पाचन होता है। अंगों का समूह जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बाह्य निष्कासन होता है, इसे सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जिन अंगों के समूहों के द्वारा भोजन को अंगग्रहण होता है, अंगों के जिन समूहों के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है, फिर शरीर में उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है या फिर अपचय भोजन का निष्कासन होता है, तो ऐसे समूह को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन में भाग लेने वाले सभी अंग आपस में मिलकर लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। सभी जंतुओं को पर्यावरण में उपभोक्ता माना जाता है। सभी जंतुओं को पर्यावरण में उपभोक्ता माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो भी जंतु है, क्योंकि उसमें खुद तो भोजन बनता नहीं, उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती नहीं, तो वह पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि पौधा स्वयं भोजन बनाते हैं। वह सुपोषी है, इसलिए पौधा को उत्पादक और जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। इसके आहार संबंधित स्वभाव के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। क्या तो फ्रेंड्स, जंतु जो आहार ग्रहण करते हैं, इसके आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शाकाहारी, हर्बीवोरस। पहला है शाकाहारी, से हर्बीवोरस कहते हैं। जब जंतु पूर्ण रूप से पौधे के उत्पाद पर भोजन के लिए निर्भर रहे तो उसे शाकाहारी माना जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऐसा जंतु जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से पौधे पर निर्भर हो और केवल पौधे से भोजन प्राप्त करे, तो उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे चूहे, खरगोश, गिलहरी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हिरन आदि। दूसरा आता है मांसाहारी, कार्निवोरस। जब कोई जंतु अन्य जंतुओं का शिकार कर या मरे हुए जंतुओं का भक्षण कर अपना जीवन निर्वाह करता है, तो उसे मांसाहारी कहते हैं। अर्थात क्या होता फ्रेंड्स, कि ऐसा जंतु जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करता है,
चाहे वो जंतु मरे हो या फिर जिंदा हो। वैसे जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे मेढक, सांप, चील, बाघ, सिंह आदि। तीसरा हमारा फ्रेंड्स सर्वाहारी। तीसरा है सर्वाहारी, जिसे ओमनिवोरस कहते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी होते हुए भी मांसाहार कर लेते हैं, जैसे चिंपैंजी और मनुष्य। क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसे जंतु जो शाकाहारी है फिर भी मांसाहार कर लेते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसमें चिंपैंजी और हम मनुष्य भी आते हैं। कुछ जंतु ऐसे जो स्वभाव से मांसाहारी है परंतु शाकाहार कर लेते हैं तो उसे भी सर्वाहारी कहते हैं, जैसे लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो फ्रेंड्स इन दोनों जंतुओं को सम्मिलित रूप से सर्वाहारी कहते हैं। इन्हें हम सम्मिलित रूप से सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य तथा उच्च स्तरीय स्तनी वर्ग के जंतुओं में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के लिए एक सुविकसित तंत्र होता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम मनुष्य या फिर उच्च स्तरीय स्तनी वर्ग के जंतु, स्तनी वर्ग का मतलब कि दूध देने वाले जंतु, बच्चे देने वाले जंतु, जो बच्चा देकर बच्चे को जन्म दे और दूध पिलाए, उसे स्तनी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतुओं के पाचन एवं अवशोषण के लिए एक सुविकसित तंत्र होता है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मनुष्य एक विकसित प्राणी है जिसे सर्वाहारी माना जाता है, लेकिन शाकाहार इसका प्रमुख स्वभाव है। क्या तो फ्रेंड्स मनुष्य एक विकसित प्राणी है, मनुष्य एक विकसित प्राणी है परंतु ये सर्वाहारी इसे माना जाता है, लेकिन प्रमुख स्वभाव इसका शाकाहार है। इसके पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं: मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या मलद्वार। ये सभी अंग पाए जाते हैं इसके पाचन तंत्र में। मनुष्य का आहार नाल एक लंबी खोखली नली के समान रचना है। मनुष्य का आहार नाल एक लंबी खोखली नली के समान रचना है, जो मुख से प्रारंभ होती है और मल द्वार तक जाती है, जो मुख से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है। आहार नाल का अधिकांश भाग मनुष्य के उदर में होता है, अर्थात मनुष्य के पेट में होता है। इसलिए उदर में आहार नाल काफी कुंडलित होती है। इसलिए उदर में आहार नाल काफी कुंडलित होती है। मनुष्य की आहार नाल की पूरी लंबाई 9 मीटर होती है। क्या तो फ्रेंड्स मनुष्य की आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। मनुष्य की आहार नाल की पूरी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है और व्यास अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न होता है। व्यास अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न होता है। आहार नाल इस प्रकार बनी होती है कि भोज्य पदार्थ इसी में सीमित रहता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि आहार नाल इस प्रकार से बनी होती है, उसकी रचना इस प्रकार होती है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह भोज्य पदार्थ इसी में रह जाता है, इससे बाहर कभी न जाता और किसी भी समय आहार नाल से निकलकर देह गुहा में नहीं जा पाता है। आहार नाल के विभिन्न भाग सिलसिलेवार रूप से इस प्रकार हैं: मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या गुदादार। तो फ्रेंड्स ये जो अंग है, इन अंगों से होता हुआ पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। चलते फ्रेंड्स देखिए आगे इस चित्र में। इसमें आहार नाल का प्रत्येक भाग दी हुई है, जो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार तक जाता है। फ्रेंड्स हमारे आहार नाल का जो प्रथम भाग है वह मुख या मुख गुहा, मुख और मुख गुहा, ये हमारे आहार नाल का प्रथम भाग मुख और मुख गुहा है। तो क्या फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए मुख और मुख गुहा जो टॉपिक से पहला हमारा वह देखिए, मुख आहार नाल का प्रथम भाग है। यह ऊपरी तथा निचले चलनशील होठों से घिरा हुआ एक अनुप्रस्थ छेद है।
क्या फ्रेंड्स कि आहार नाल का प्रथम भाग जो मुख है यह ऊपरी तथा निचले चलनशील होठों से गिरा हुआ एक अनुप्रस्थ छेद है। मुख पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। यह क्या होता है फ्रेंड्स कि यह पीछे मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में ऊपरी तथा निचले जबड़े होते हैं जिस पर दांत लगे रहते हैं। मुख गुहा में ऊपरी तथा निचले जबड़े होते हैं जिस पर दांत लगे होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। इनमें से 20 दांत पहले अर्थात जन्म के 6 से 24 महीने के बीच निकलते हैं। जन्म के 6 से 24 महीने के बीच निकलते हैं, जिसे दूध के दांत कहते हैं। ये दांत पुनः धीरे धीरे निकल जाते हैं और इसके जगह अस्थाई दांत उगते हैं। इसके जगह अस्थाई दांत उगते हैं और 12 दांत बाद में निकलते हैं जो अस्थाई ही होते हैं, जो अस्थाई ही होते हैं। इस प्रकार टोटल मनुष्य के मुख में 32 दांत हुए। इन दांतों को 4 वर्गों में बांटा गया है। मनुष्य के मुंह में उपस्थित दांतों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो एक जब ये जो ये डाटा आपके सामने रखा हो फ्रेंड्स, ये 4 कृंतक, 2 स्वरनक, 4 अग्रचवर्णक, 6 वर्णक, ये एक जबड़े का है। ये एक जबड़े का है, चाहे ऊपर का ले लो या फिर नीचे का। और इसका दुगुना करेंगे तो मुंह में टोटल दांत निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्या होती है कि 4 कृंतक दांत होते हैं जो काटने का काम करते हैं। 2 स्वदंत होते हैं जो फाड़ने के लिए होते हैं। और 4 अग्रचर्वनक होते हैं जो चबाने का काम करते हैं। और 6 चर्वनक होते हैं, वह भी चबाने का ही काम करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है तो मुख गुहा के अंदर इन दांतों के द्वारा चबा दिए जाते हैं, अर्थात भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स, तो मनुष्य का जो दांत होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है। उसका भी क्षय हो जाता है। क्यों कि हम अपनी गलती के कारण उसे भी क्षयित कर देते हैं, उसे भी नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दंत अस्थि क्षय। ये कैसे होता है फ्रेंड्स कि जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं और खाने के बाद हम अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारे दांतों से चिपक जाती है। तब ये चीजें क्या होती है कि हमारे दांतों से चिपक जाती है। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो इस मीठी वस्तुओं में या खाद्य पदार्थों में जो शक्कर उपस्थित होती है, इससे बैक्टीरिया क्या करती है कि एक प्रकार का अम्ल बना देती है। ये अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत से अभिक्रिया करते हैं और उन्हें नरम बना देती है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जिसे हम दंत अस्थि क्षय कहते हैं। छिद्र हो जाने के बाद दांत हमारा क्षयित हो गया तो हम दंत अस्थि क्षय कहेंगे। मुख गुहा के अंतर्गत एक मांसल भाग होती है जिसे जीभ कहते हैं। मुख गुहा की निचली सतह पर एक मांसल ऐच्छिक ग्रंथिमय संवेदी रचना होती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ का काम भोजन को चबाने, चखने, लार और भोज्य पदार्थ को मिश्रित करने तथा उन्हें निगलने में सहायता करना है। क्या होता फ्रेंड्स कि जीभ क्या करता है? जीभ हमारे मुख में क्या करता है तो वह भोजन को चबाने के लिए इधर से उधर भोजन को लाड़ते हैं और दांत के नज़दीक ले जाते हैं। भोजन को चखने के लिए जीभ पर ही स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है और जीभ से ही लार भोजन में मिलता है और फिर चबा हुआ भोजन को वहीं ऊपर नीचे करके मिश्रित करते हैं तथा उन्हें निगलने में ही जीभ मदद करते हैं। मुख गुहा पीछे की ओर ग्रसनी में खुलती है। मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी होती है
कई प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मुख में होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो इस प्रकार है। उपकर्ण ग्रंथि, नाम है उपकर्ण, जो कान के आधार से निकलती है और मुख के ऊपरी कृंतक दांत के निकट खुलती है। ये लार ग्रंथियां कान के आधार से निकलती है और मुख के ऊपरी कृंतक दांत के निकट से मुंह में खुलती है। अगला है अधोजित ग्रंथि। यह जीभ के निचले हिस्से से निकलती है। यह जीभ के निचले हिस्से से निकलती है और मुख गुहा की सतह पर खुलती है। अगला है अधोजव ग्रंथि। यह पिछले भाग में स्थित होते हैं और निचले कृंतक दांत के पास से खुलती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। उपकर्ण ग्रंथि, अधोजित ग्रंथि और अधोजंभ ग्रंथि। लार ग्रंथियां हमारे मुख में क्या कार्य करती है, यह देखिए फ्रेंड्स। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होकर मुख गुहा में आता रहता है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होकर मुख गुहा में आता रहता है। 24 घंटे में एक मनुष्य में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार पैदा होती है। इनके कार्य देखिए क्या है भाई। भोजन को चिकना बना देना ताकि आसानी से उसे निगला जा सके। अगर फ्रेंड्स भोजन सूखा रहे तो हमारे ग्रास नली में जाके भोजन फंस सकती है, इसलिए लार आके उसे चिकना बना देता है, फिसलनदार बना देता है, जो आराम से निगला जा सकता है। आगे है कि लार में उपस्थित एमाइलेज नामक पाचक विकर भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लार फ्रेंड्स स्टार्च को माल्टोज में बदलने का भी कार्य करता है। आहार नाल की जो अगली ग्रंथि है वह है ग्रसिका या ग्रास नली। यह निगल द्वार और आमाशय के बीच फैली नली है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें क्रमाकुंचन के द्वारा मुख गुहा से आया भोजन आमाशय में धकेल दिया जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्रमाकुंचन अर्थात संकुचन और शिथिलन होती है, जिसके कारण भोजन आगे की ओर बढ़ती है और अंत में आमाशय में जा मिलती है। चलते फ्रेंड्स आमाशय पर। मनुष्य का आमाशय चौड़ा, खोखला, जे आकार का थैलीनुमा रचना है। मनुष्य का आमाशय चौड़ा, खोखला, जे के आकार का थैलीनुमा रचना है। इसकी भित्ति काफी मोटी और मांसल होती है, जिसमें जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती है। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है पेक्टिक, यह पाचक रस उत्पन्न करता है। दूसरा है ऑक्सिंटिक, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करती है। और तीसरा है श्लेष्मा स्रावी कोशिकाएं, ये श्लेष्मा उत्पादित करती है। क्या फ्रेंड्स कि आमाशय भोजन को मथने, पचाने और संचित रखने का कार्य करती है। आमाशय भोजन को मथने, पचाने और संचित रखने का कार्य करती है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में धकेल दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स छोटी आंत पर आते हैं। छोटी आंत यह आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है। जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है और इसका व्यास 25 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा है जेजुनम, जिसे श्वसांत्र भी कहते हैं। यह छोटी आंत का मध्य भाग है, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। और अगला है क्षुद्रांत या इलियम, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन क्षुद्रांत में ही समाप्त होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन क्षुद्रांत में ही समाप्त हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि भोजन का जो होता है पूर्ण पाचन, अंतिम रूप से पाचन, वह क्षुद्रांत अर्थात इलियम में ही हो जाती है।
और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी क्षुद्रांत या इलियम में ही होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पीत, अग्न्याशयी रस तथा आंत्ररस जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव से होता है। क्या था फ्रेंड्स कि जो ये इलियम है, क्षुद्रांत है, इसमें जो भोजन का पाचन होता है वह यकृत से निकले पीत के द्वारा, अग्न्याशय से निकले अग्न्याशयी रस और आंत्र ग्रंथियों से निकले आंत्र रस की क्रिया से होता है। देखिए फ्रेंड्स, यकृत क्या होती है इसमें? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह पीत रस का स्राव करती है। यह पीत रस का स्राव करती है। स्रावित पीत पीताशय में संचित होता है। स्रावित पीत पीताशय में संचित होता है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पीत कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पीत आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। क्या करता है फ्रेंड्स? पीत जो होता है आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम, अर्थात काइम जो पचा हुआ भोजन जो आता है उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर कार्य कर सके, ताकि उस पर अग्न्याशयी रस का एंजाइम कार्य कर सके। पीत के लवण भोजन के वसा को विघटित कर उस पर एंजाइम की क्रिया को आसान बना देता है। पीत में उपस्थित लवण भोजन के वसा को विखंडित कर उस पर एंजाइम की क्रिया को आसान बनाता है। आगे है बड़ी आंत। क्या होता है फ्रेंड्स कि छोटी आंत जो होती है वह बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका व्यास 4 से 6 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। अपचे भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में धकेल दिए जाते हैं। जिस भोजन का पाचन फ्रेंड्स छोटी आंत के क्षुद्रांत में नहीं होता उसे क्या किया जाता है? बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है, जहां अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि भोजन का पाचन और अवशोषण छोटी आंत के क्षुद्रांत अर्थात इलियम के भाग में ही हो जाती है। जो अपचा भोजन है उसे बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है और बड़ी आंत क्या करता है? उसमें जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण कर लेता है और अंत में पचे हुए भोजन मलाशय में अस्थायी रूप से संचित रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स मलाशय भी है बड़ी आंत का ही अंतिम भाग है, तो उसमें आके वो जो अपचा भोजन है, जो रेस्ट भोजन है, वो अब स्टोर रहता है और समय समय पर मल द्वार या गुदा द्वारा बाहर निकलता है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। 24 घंटे में मनुष्य के यकृत से लगभग 1 लीटर पीत स्रावित होता है। 24 घंटे में मनुष्य के यकृत से लगभग 1 लीटर पीत स्रावित होता है। अग्न्याशय का वजन 60 ग्राम होती है। अगला है 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर रस का स्राव अग्न्याशय द्वारा होता है। अगला है भोज्य पदार्थों को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। भोज्य पदार्थों को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। आगे है कि लार में उपस्थित एमाइलेज अर्थात टाइलिन भोज्य पदार्थ में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है। लार में उपस्थित एमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं भोज्य पदार्थ में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदल देता है। अगला है जठर लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और आमाशय के अपचे भोज को काइम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना है कि मनुष्य में जो पाचन हम पढ़ रहे थे, तो मनुष्य का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मुख से शुरू में पाचन भोजन को मुख में ही फ्रेंड्स मनुष्य में पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। सारे भोजन को मुख में ही चबा दिए जाते, फिर उसे ग्रास नली में दिए जाते और आगे जाके वो भोजन
छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाती है और वहाँ उसका अवशोषण हो जाता है। फिर वह बड़ी आंत में धकेल दिए जाते हैं, जहाँ पर भोजन में उपस्थित अतिरिक्त जल को अवशोषित कर उसे मलाशय में धकेल दिया जाता है और समय समय पर मलाशय में संचित मल को धीरे धीरे मल द्वारा बाहर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को इतने पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में श्वसन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।